लाहौर की एक पुरानी हवेली में सुबह की पहली किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। हवेली का आंगन, जो कभी बच्चों की हंसी और मेहमानों की चहल पहल से गूंजता था, अब खामोश था। सिर्फ एक पुराना झूला हल्के हल्के हवा में हिल रहा था, जैसे वो भी अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हो। इस हवेली में रहती थी आयशा मलिक, एक 28 साल की लड़की, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जो उसे हर सुबह बिस्तर से उठने और जिंदगी से लड़ने की हिम्मत देता था। आयशा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही थी। उसके वालिद मलिक साहब लाहौर के मशहूर कारोबारी थे, जिनका नाम शहर की गलियों में इज्जत से लिया जाता था। लेकिन 5 साल पहले एक कार हादसे ने सब कुछ छीन लिया। मलिक साहब और उनकी बीवी आयशा की अम्मी उस हादसे में चल बसे। आयशा, जो तब सिर्फ 23 साल की थी, अचानक अपने 2 छोटे भाई बहनों 16 साल की माहिरा और 14 साल के अली की जिम्मेदारी संभालने वाली बन गई। हवेली, जो कभी खुशियों का ठिकाना थी, अब कर्ज और जिम्मेदारियों का बोझ बन चुकी थी। आज सुबह आयशा अपने कमरे में बैठी थी, पुराने लकड़ी के डेस्क पर बिखरे हुए कागजों को देख रही थी। ये बिल थे, बैंक के नोटिस थे और कुछ पुराने खत जो मलिक साहब ने अपनी बीवी के लिए लिखे थे। आयशा ने एक खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। मेरी जान, तुम मेरे आसपास हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, मलिक साहब ने लिखा था। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने खत को वापस मोड़ा और अपने दिल से लगाया। अम्मी, अब्बू, आप लोग मेरे आसपास क्यों नहीं हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। आपी, माहिरा की आवाज ने आयशा को चौंका दिया। वह दरवाजे पर खड़ी थी, अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा उदास था। आपी, मेरी फीस फिर से लेट हो गई है। प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर इस हफ्ते पैसे नहीं आए तो। माहिरा की आवाज टूट गई। आयशा ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और मुस्कुराने की कोशिश की। चिंता मत कर माहिरा, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माहिरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आयशा ने उसे गले लगाकर चुप करा दिया। आयशा का दिन अब शुरू हो चुका था। उसने माहिरा और अली को स्कूल के लिए तैयार किया, नाश्ता बनाया और फिर अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान की ओर निकल पड़ी, जो उसने हवेली के एक कोने में खोली थी। ये दुकान उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। गली मोहल्ले की औरतें यहाँ अपने कपड़े सिलवाने आती थीं और आयशा की मेहनत और हुनर की वजह से उसका काम धीरे धीरे चल निकला था। लेकिन ये आमदनी इतनी नहीं थी कि हवेली का कर्ज उतर सके या बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा हो सके। दुकान पर पहुंचते ही आयशा ने देखा कि वहां पहले से ही एक औरत इंतजार कर रही थी। ये थी नीलम बेगम, मोहल्ले की सबसे अमीर और रसूखदार औरत। उनके पास पैसा था, रुतबा था, लेकिन उनकी जुबान में हमेशा एक कड़वाहट रहती थी। आयशा, मेरी लहंगे की सिलाई अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने तो कहा था कि मुझे अगले हफ्ते की शादी में पहनना है। नीलम बेगम की आवाज में तंज था। आयशा ने विनम्रता से जवाब दिया, बेगम साहिबा, बस आज कल में पूरा हो जाएगा। आपकी डिज़ाइन बहुत खास है, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। नीलम बेगम ने नाक सिकोड़ी और चली गईं, लेकिन जाते जाते कह गईं, देखो आयशा, मेरे पास और भी ऑप्शन हैं। अगर तुम काम समय पर नहीं कर सकती तो मैं कहीं और जाऊंगी। आयशा ने गहरी सांस ली और अपने काम में जुट गई। उसका मन बार बार उस खत की ओर जा रहा था, जो उसने सुबह पढ़ा था। मेरे आसपास, उसने बुदबुदाया, काश मेरे आसपास कोई ऐसा होता जो मेरी मुश्किलों को समझता। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक जवान लड़का अंदर आया। उसका नाम था दानिश खान। दानिश मोहल्ले का नया चेहरा था, जो कुछ महीने पहले ही लाहौर आया था। वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश में था और अक्सर आयशा की दुकान के सामने से गुजरता था। उसकी हल्की सी मुस्कान और गहरी आंखें आयशा को हमेशा थोड़ा असहज कर देती थीं। आयशा जी, नमस्ते, दानिश ने कहा, अपने बैग से एक कपड़ा निकालते हुए। ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है, इसकी कढ़ाई थोड़ी उधड़ गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकती हैं? आयशा ने कपड़ा लिया और उसे ध्यान से देखा। हाँ, ये हो जाएगा, कल तक ले आइएगा, दानिश ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया। वैसे आप हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हैं? कभी मुस्कुराया भी करो। आयशा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने काम में लग गई। दानिश थोड़ा हिचकिचाया, फिर चुपचाप चला गया। शाम को जब आयशा घर लौटी तो उसे माहिरा और अली को उदास बैठे देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। अली ने धीमी आवाज में कहा, आपी, स्कूल में सब मुझसे कह रहे थे कि हमारी हवेली बिकने वाली है, क्या ये सच है? आयशा का दिल धक से रह गया। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारा घर है और मैं इसे कभी बिकने नहीं दूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था और अगर जल्दी कुछ न किया तो हवेली सचमुच बिक सकती थी। अगले कुछ दिन आयशा के लिए और मुश्किल हो गए। नीलम बेगम ने अपना ऑर्डर कहीं और दे दिया, जिससे आयशा को बड़ा नुकसान हुआ। ऊपर से माहिरा की स्कूल फीस का आखिरी नोटिस आ गया। आयशा ने अपनी सारी बचत निकाली, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। एक रात जब बच्चे सो गए, आयशा अपनी अम्मी की पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई पुराना गहना या कुछ ऐसा मिल जाए जिसे बेचकर वो फीस भर सके। तभी उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें कुछ कागज थे और एक लॉकेट, जिस पर मेरे आसपास लिखा था। कागजों में एक वसीयत थी, जिसमें मलिक साहब ने लिखा था कि हवेली का एक हिस्सा उनके पुराने दोस्त हसन साहब के नाम है। आयशा चौंक गई। हसन साहब? वो तो सालों पहले लाहौर छोड़कर चले गए थे।
और अगर ये सच था तो क्या हवेली का कुछ हिस्सा उनका था? आयशा ने अगले दिन हसन साहब को ढूंढने की ठानी। वो उनके पुराने पते पर गई, लेकिन वहाँ कोई और रह रहा था। मोहल्ले वालों ने बताया कि हसन साहब अब कराची में रहते हैं और उनका एक बेटा है जो लाहौर में ही कहीं रहता है। आयशा को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी, शायद हसन साहब या उनका बेटा उसकी मदद कर सकता था। कई दिनों की खोज के बाद आयशा को पता चला कि हसन साहब का बेटा कोई और नहीं बल्कि दानिश खान था। ये खबर आयशा के लिए सदमे की तरह थी। दानिश, जो उसकी दुकान पर रोज आता था, जिसकी बातें उसे अजीब लगती थीं, वो हसन साहब का बेटा था। आयशा ने दानिश से मिलने का फैसला किया। अगले दिन जब दानिश दुकान पर आया, आयशा ने उसे वसीयत के बारे में बताया। दानिश ने कागज देखे और चुप हो गया। आयशा जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे अब्बू और आपके वालिद के बीच ऐसा कोई रिश्ता था, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा। दानिश ने अपने अब्बू से बात की और हसन साहब लाहौर आने को तैयार हो गए। लेकिन जब हसन साहब आए तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मलिक साहब ने हवेली का हिस्सा उनके नाम इसलिए किया था क्योंकि वो उनके कर्जदार थे। हसन साहब ने मलिक साहब को एक बड़ा कर्ज दिया था जो कभी चुकाया नहीं गया। अब हसन साहब उस कर्ज को वसूल करने के लिए हवेली का हिस्सा बेचना चाहते थे। आयशा का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि हसन साहब उसकी मदद करेंगे, लेकिन अब वो उसकी हवेली छीनने की बात कर रहे थे। दानिश ने अपने अब्बू से बहस की, लेकिन हसन साहब नहीं माने। ये मेरा हक है दानिश, उन्होंने कहा। मैंने मलिक को सालों पहले पैसे दिए थे और अब मुझे वो वापस चाहिए। दानिश ने आयशा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। आयशा जी, मैं कोशिश करूंगा कि यह हवेली आपके पास रहे। अगले कुछ हफ्ते आयशा और दानिश ने मिलकर हवेली को बचाने की कोशिश की। दानिश ने अपने बिजनेस से कुछ पैसे जुटाए और आयशा ने अपनी सिलाई की दुकान को और बड़ा करने की कोशिश की। इस बीच दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दानिश की सादगी और मेहनत ने आयशा का दिल जीत लिया, लेकिन आयशा अपने दिल को समझाने से डरती थी। उसका सारा ध्यान अपने भाई बहन और हवेली पर था। एक दिन जब आयशा अपनी दुकान पर थी, नीलम बेगम फिर से आई। इस बार उनकी आवाज में तंज नहीं था। आयशा, मैंने सुना है कि तुम्हारी हवेली खतरे में है। मेरे पास एक रास्ता है। मेरे बेटे फरहान को तुम पसंद हो। अगर तुम उससे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। आयशा स्तब्ध रह गई। फरहान नीलम बेगम का बेटा एक शोहदा और बिगड़ैल लड़का था। आयशा ने साफ मना कर दिया। बेगम साहिबा, मैं अपनी हवेली के लिए अपनी जिंदगी नहीं बेच सकती। नीलम बेगम गुस्से में चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद आयशा को एहसास हुआ कि उसने शायद एक गलत दुश्मन बना लिया। कुछ दिनों बाद आयशा की दुकान में आग लग गई। सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन आयशा को शक था कि इसके पीछे नीलम बेगम का हाथ था। अब आयशा के पास कुछ नहीं बचा था। उसने हवेली को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो दी। दानिश ने आयशा को हिम्मत दी। आयशा जी, हार मत मानो। मेरे अब्बू से मैंने बात की है। वो हवेली का हिस्सा बेचने को तैयार हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया कि वो तुम्हें कुछ वक्त दें। आयशा ने दानिश की आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि कोई उसके साथ सचमुच खड़ा है। दानिश, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। दानिश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम मेरे आसपास हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिरी कोशिश के तौर पर आयशा और दानिश ने मिलकर एक फैशन शो का आयोजन किया, जिसमें आयशा की डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस को दिखाया गया। मोहल्ले की औरतों ने आयशा का साथ दिया और शो कामयाब रहा। उस शो से मिले पैसों ने आयशा को न सिर्फ अपनी दुकान दोबारा शुरू करने का मौका दिया, बल्कि हवेली का कर्ज भी चुकाने में मदद की। हसन साहब ने भी दानिश की जिद के आगे हार मान ली और हवेली का हिस्सा आयशा के नाम कर दिया।